आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी कुशल मंगल होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर। देखिए, आपके और मेरे बीच में कड़ी चल रही थी आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके BA पार्ट 3rd ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर से जुड़ा हुई कड़ी है। तो देखिए, जिसमें अपन बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि भक्ति काल, जिसका दूसरा नाम क्या है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल की समय सीमा क्या थी, 1375 से लेकर 1700 तक। तो भक्ति काल के अंदर दो काव्यधाराएं विकसित हुई थी, जिसमें एक निर्गुण थी, एक सगुण थी। निर्गुण के अंदर पहली संत काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा कहें या निर्गुण काव्यधारा के नाम से जिसको जाना जाता है, उसकी वीडियो मैंने आपको बना दी है। और आज जो अपन बात करेंगे वो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी काव्यधारा है, जिसको सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके विषय में भी अपन बात करेंगे। तो देखिए, सूफी जो काव्यधारा कहें या फिर प्रेम मार्गी क्यों कहा है, क्योंकि ये जो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि है, इन्होंने अपना माध्यम प्रेम माना है। क्योंकि प्रेम के बिना संसार में सब कुछ असंभव है, क्योंकि जीवात्मा का भी परमात्मा से प्रेम होगा जब भी उसका मिलन होगा। सांसारिक जो नायक नायिकाएं हैं बगैर प्रेम के तो वो भी नहीं मिलते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो कि राय बरेली के जायज नगर में उनका जन्म 1492 में हुआ है और मृत्यु उनकी 1545 अमेठी में दिखाई है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने इनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का महाकाव्य कहा जाता है। इसके अलावा आखिरी कलाम अखरावट भी इन्होंने लिखा है। तो सूफी साधना का मुख्य मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग है। सूफी कवियों ने अपने काव्य की शैली में लिखा है, तो वो मसनवी शैली में लिखा है। मसनवी शैली का मतलब होता है पहले पैगंबर जो परमात्मा, उसको याद किया जाता है, फिर साय वक्त जो राजा है उसकी प्रशंसा की जाती है और अपने गुरु की वंदना की जाती है। उसके बाद अपनी काव्य शैली को वो लिखते हैं। अपनी एक शैली है मसनवी शैली। सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो किस जाति से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण इन्होंने किया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक का मतलब है सांसारिक प्रेम, और सांसारिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम किया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है उसमें प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से हर चीज को क्लियर किया है। राजा रतन सिंह उसमें जीवात्मा का प्रतीक है, रानी पद्मावती है वो परमात्मा प्रेमिका का प्रतीक है, और दोनों के बीच में क्या है, प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। अपनी नागमती जो पत्नी है व्याता, उसको छोड़कर उसको प्राप्त करने चला जाता है। सिर्फ किसके बल पर, नायक जो तोता ने उनकी पद्मावती की जो सुंदरता का वर्णन किया है उसी को आधार मानकर, इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों का वर्णन किया है। समझ लो आप। अब देखिए, थोड़ी सी अपन बात कर लें। प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिनमें अपन बात करें कि सूफी काव्यधारा का हो या प्रेम मार्गी काव्यधारा का हो, बात एक ही है। और सूफी काव्यधारा मुसलमान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। सूफ, अब सूफ जो शब्द है उसको क्या माना है, एक पवित्र, जिसमें मक्का मदीना का जो मस्जिद है उसके सामने जो चबूतरा बना हुआ है, चौगान बोला है उसको, तो उसको सूफ बोला है। और उस पर बैठने वाले जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा है, इसीलिए सूफ शब्द का प्रयोग किया है। और दूसरा, सूफ का मतलब है जो चोगा पहना जाता है मुसलमानों के द्वारा। तो चोगा पहनने वाले अर्थात अल्लाह का नाम लेने वाले जो लोग हैं वो पवित्र हैं, इसीलिए उनको सूफी बोला है। तो यहाँ प्रेम मार्गी काव्यधारा प्रेम को आधार मानकर ही अपने लौकिक प्रेम का माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। तो थोड़ा सा सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिसमें अलौकिक आदर्श प्रेम की अभिव्यंजना हुई।
अलौकिक आदर्श प्रेम। अलौकिक कौन सा? जो परब्रह्म सत्ता का प्रेम है वो अलौकिक है, आदर्श है। आदर्श प्रेम, उदात्त प्रेम की वर्णना की गई है इसमें, लौकिक प्रेम की वर्णना नहीं है। आदर्श प्रेम जो अलौकिक है, अलौकिक का मतलब होता है जो परब्रह्म सत्ता के प्रति जो प्रेम है, एक भक्त का ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको आधार मान के अभिवर्णना की है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। लौकिक प्रेम का मतलब है सांसारिक प्रेम, अलौकिक प्रेम का मतलब है परमात्मा का प्रेम। तो लौकिक प्रेम के माध्यम से, इसका मतलब जिस तरह से संसार में कोई नायक नायिका आपस में प्रेम करते हैं और दोनों का मिलने का माध्यम क्या है? प्रेम। तो यहाँ जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कब होगा? जब उनके अंदर प्रेम होगा। तो फिर माध्यम बनाया है अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई है, लेकिन वो किसके माध्यम से? लौकिक प्रेम के माध्यम से। जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक जीवात्मा को परमात्मा से मिलन नहीं होगा। जैसे संसार का नायक नायिका मिलते हैं, यहाँ मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव का अंकन किया है जो मानव के हृदय। इसका मतलब नायक नायिका कहें या फिर कहें कि कोई भी पात्र जो है उनके हृदय में किस तरह के भावों का चित्रण चलता है, उन सारी चीज़ों का जिक्र किया है, जिसमें राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती के जो भाव हैं, मनोभाव, उनको दिखाया है। यहाँ परंपरागत और काल्पनिकता का स्रोत है। अरे कुछ तो परंपरागत है जो आज से नहीं, बहुत पहले से चला है, उनकी कथा को आधार माना है, और कुछ काल्पनिक कथा को आधार मानकर उन्होंने अपनी कथाओं को बुना है। और जो सूफी कवि हैं उन्होंने ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं की कथाओं को आधार माना है। किसको माना? हिंदू देवी देवताओं की कथाओं को आधार मानकर उनका वर्णन किया है। मजनबी शैली का चित्रण, इसका मतलब है कि अपनी जो काल परंपरा है उसको शुरुआत करने से पहले वो अपनी मजनबी शैली का प्रयोग किया है। मजनबी शैली का मतलब है कि पैगंबर जो परमात्मा है उसकी वंदना करना है, साहिब वक्त उस समय का जो राजा है उसकी वंदना करना है, उसके बाद में अपने गुरु पीर मोहम्मद जो बोला है उसकी वंदना करना है, उसके बाद में अपनी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो मजनबी शैली है उनकी। और कथा में अद्भुत घटनाओं का वर्णन, जो कथा है इनकी, क्योंकि प्रेम की जो कथा है उनमें ज़्यादातर अद्भुत घटनाओं का वर्णन दिखाया है। क्योंकि जो राजा रतन सिंह रानी पद्मावती को प्राप्त करने जाता है सिंघल द्वीप, तो रास्ते की बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हैं, उनको इसमें दिखाया गया है। प्राकृतिक चित्रण किया है। प्राकृतिक चित्रण का मतलब है प्रकृति परिवेश का जो चित्रण है, जिसमें नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, खाई हैं, नहीं क्या, तो उनका चित्रण किया है। और प्रकृति का चित्रण 12 मासा 6 ऋतु वर्णन, क्योंकि ये 12 मासा 6 ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन, 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन प्रकृति के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। और सांस्कृतिक समन्वय का भाव, सांस्कृतिक समन्वय क्यों बोला है? क्योंकि जाति से मुस्लिम कवि हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की कथाओं का आधार माना है इन्होंने, इसीलिए उनके संस्कृति समन्वय, हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृति का समन्वय का भाव भी होते हुए दिखाया गया है। क्योंकि मुस्लिम कवि हैं लेकिन फिर भी फारसी को नहीं अपनाया, फिर भी उन्होंने अपनी भाषा ठेठ अवधि जो है उन्होंने प्रयोग किया है, तो समन्वय का भाव दिखाई देता है। काव्य प्रतीकात्मक शैली है। काव्य प्रतीकात्मक, जो मुस्लिम सूफी कवि हैं उन्होंने अपनी काव्य में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसका मतलब जैसे राजा रतन सिंह जो पद्मावत ग्रंथ है मलिक मोहम्मद चाची का, उसमें राजा रतन सिंह जीवात्मा का प्रतीक है, रानी पद्मावती वो परमात्मा का प्रतीक है। तो एक प्रेमी हो गया, एक प्रेमिका हो गई, समझ लो। जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है, समझ। अलाउद्दीन खिलजी है वो शैतान का प्रतीक है, नहीं क्या। राघव चेतन है वो माया का प्रतीक है। तो अलग अलग तरह की, इसलिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने ज़्यादातर किया है। इनके अलावा अपन बात करें तो और भी सारे, जैसे आप छंदों का वर्णन जो दिया है भाई, छंद इसका मतलब दोहर चौपाई छंदों में ज़्यादातर इन्होंने लिखा है। अलंकारों की बात करें तो जिसमें दृष्टांत है, उदाहरण है, और क्या है, श्लेष है, यमक है, बहुत सारे अलंकार है, उनका जिक्र किया है। फारसी, हिंदी, नहीं क्या, और जो भाषा है, जन भाषा है, उसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हो इसमें,
समझ लो आप। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि वो कौन कौन और उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं लिखी सूफी काव्यधारा। तो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो है, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं उनको थोड़ा सा अपन क्या है देखते हैं। तो देखिए, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि सबसे पहले कौन आता है? मोल्ला दाऊद ने क्या लिखा था? चंदायन। मोल्ला दाऊद ने क्या लिखा था? चंदायन। कब लिखा था? 1540 ईस्वी। मोल्ला दाऊद जो सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो मोल्ला दाऊद ने क्या ये लिखा है 1379। 1540 में तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, तो 1379 में चंदायन लिखा है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। ये कब लिखा था? 1540। इसके अलावा अखरावट है, आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो इसके बाद कुतुबन ने क्या लिखी है? मृगावती कब लिखी है? 1501। मृगावती कुतुबन ने लिखी है, कब लिखी है? 1501। फिर मंजन कृत मधुमालती, अगली क्या है? मंजन कृत क्या है? मधुमालती लिखी है। ये कब लिखी है? 1545। मंजन कवि है, उनके द्वारा रचित क्या है? मधुमालती, जो 1545 में है। उस्मान ने क्या लिखी है? उस्मान ने क्या लिखी है? चित्रावली। ये कब लिखी है? 1613 में लिखी है उस्मान। शेख नबी जो है, शेख नबी ने क्या लिखी है? ज्ञानदीप। शेख नबी ने क्या लिखा? ज्ञानदीप। ये कब लिखा है? 1619 ईस्वी में लिखा है। शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है। उसके बाद नूर मोहम्मद क्या लिखा है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा है? इंद्रावती। और क्या लिखा है? अनुरागवासी। ये प्रमुख कवि हैं। इसके सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? जो प्रथम कवि माने जाते हैं, मोल्ला दाऊद चंदान लिखा है 1379 में। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखा है 1540 में, जो कि सूफी काव्यधारा का प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। और कुतुबन ने क्या लिखा है? मृगावती 1501 में। मंजन जो है, इन्होंने क्या लिखा है? मधुमालती, जो 1545 में। और उस्मान ने चित्रावली 1613 में लिखी है। शेख नबी ने ज्ञानदीप 1619 में लिखा है। और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं और ये प्रमुख कवि हैं कौन? सूफी काव्यधारा के। तो थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना। आप वीडियो देखोगे, फिर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें समझ बैठ जाती है। नमस्कार।